हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए में आए 3 अंक वाले पूरे प्रश्नों का हल। मैं आपको पहले भी बताया था या पहले वीडियो में आपको बोल चुका हूं कि इस 2020 के सेट ए में आए प्रश्नों का मैं पूरा एक साथ उत्तर नहीं दे रहा हूँ। 1 अंक वाले का अलग से वीडियो, 2 अंक वाले का अलग से, 3 अंक वाले का अलग से। तो दोनों वीडियो आपके हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला। आज हम अपलोड करने वाले या आज हम पढ़ने वाले हैं 3 अंक वाला प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न हमको मिला है, सिद्ध कीजिए कि 6 n धन 13 एक विषम पूर्णांक है जहां n एक पूर्णांक है। तो प्रश्न नंबर 7 जो आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से है, और आज पहला क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि 6 n धन 13 एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जहां n एक पूर्णांक है। एक कौन सा अध्याय का प्रश्न है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हल। इसको हम कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि 6 n धन 13 क्या है, एक विषम पूर्णांक। तो सिंपल सी बात है, 6 n धन 13 इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। इसको हम 6 n धन 13 को मैं लिख दूंगा 12 धन 1। क्या लिख दूंगा? 12 धन 1। 13 तो आएगा ना। अब क्या करेंगे, इनमें से संख्याएं हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या के साथ हम 2 का गुणा करते हैं और उसमें हम 1 जोड़ दें, कोई भी संख्या रहेगा उसमें हम 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाता है विषम। क्योंकि 2 का गुणा करना मतलब उस संख्या को बनाना है सम। तो हम यहाँ से सिर्फ निकालेंगे कॉमन 2। तो देखते हैं इसमें कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास 2। तो बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 धन 12 से निकला 2, तो इसमें से बच जाएगा हमारे पास 6। अब ये मत समझिए कि 12 से 2 निकला तो 10 बचा, गुणा के रूप में निकलता है ना। इसको अंदर गुणा करने का ये संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो 10 निकालेंगे तो 2 दशमलव 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या बचेगा? 6 बचेगा। और धन में हमारे पास क्या बचा हुआ है? 1। अब ये देखिएगा, यहाँ पर जो संख्या मिला कोष्टक में, ध्यान से समझिएगा, कोष्टक में जो संख्या मिला उसके बराबर में आपको मान लेना है कोई अन्य पूर्णांक। टोटल जो संख्या मिला है कोष्टक में उसके लिए हमको मानना है, माना 3 n धन 6, इसके बराबर में हमने मान लिया m, जहाँ पर m अवयव है इसका i का, i मतलब पूर्णांक। अब हम देखते हैं 2 का तो 2 हो गया। इस टोटल संख्या के जगह हमने क्या माना है? m, तो हमने रख दिया m, और धन में हमारे पास बचा है 1। अब मैं आपको क्या बताया था, कोई भी पूर्णांक में 2 गुणा करते तो हो जाता है सम, और सम में हम 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? विषम। मतलब ये हमने क्या सिद्ध कर दिया? विषम पूर्णांक। और यही हमको करना था सिद्ध। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को आसानी से बना दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हमको मिला है, यदि x ऋण 1 बहुपद px बराबर x धन kx धन 2 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक बात बता देता हूँ, यदि कोई गुणनखंड किसी अन्य गुणनखंड, कोई बहुपद किसी अन्य बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ पर आपको भाज्य बराबर भी 0 लेना है और भाजक बराबर भी 0 लेना है। ध्यान समझिए, आपको भाज्य और भाजक दोनों के बराबर में 0 लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या मिला है। प्रश्न नंबर 8, यहाँ पे बोला गया है यदि x ऋण 1 बहुपद px, यदि x ऋण 1 बहुपद px बराबर x का वर्ग धन kx धन 2, x का वर्ग धन kx धन 2 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बताया था कि भाज्य बराबर भी 0 और भाजक बराबर भी 0। तो पहले आप भाजक बराबर 0 ले लीजिए और वहां से जो x मान प्राप्त होगा उसका मान आप रख दोगे बहुपद px में। फिर वहां से मान आसानी इसके बराबर 0 लेके k का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, x ऋण 1 बराबर रख देंगे 0 और यहाँ से आप प्राप्त करेंगे क्या? x का मान। तो x मान मतलब कितना प्राप्त हो गया? 1। अब देखिए हमने x मान हल करना हमने शुरू कर दिया।
x मान हमने प्राप्त कर लिया है क्या 1। अब मैं बोला भाज्य के बराबर हमने तो 0 रख दिया, अब किसी बराबर 0 रखना पड़ेगा हमको px के बराबर, मतलब भाज्य के बराबर भी रखना पड़ेगा 0। तो चलिए px बराबर भी हमने क्या रख दिया 0। अब हम बढ़ते आगे, तो px मान इधर हम देखते हैं क्या दिया है, x का वर्ग धन x धन 2, तो ये हम रखते हैं इधर इसका मान x का वर्ग धन kx धन 2 बराबर में 0। अब आपको तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है कि x बराबर हमने क्या प्राप्त किया है 1, बस x मान हमको रखना है यहाँ पे। तो चलिए रख देते हैं, x का मान 1 रख दिया और x का वर्ग है तो 1 का वर्ग धन k है तो k ही रख दिए, और x मान फिर से हमने रख दिया 1 और प्लस में बचा हमारे पास 2 और बराबर में बचा हमारे पास 0। अब देखिए 1 का वर्ग हमारे पास हो गया 1 धन k एकम k धन 2 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखते हैं 1 और 2 प्लस में है तो 1 और 2 जुड़ जाएगा, 1 और 2 मिला के 3 उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, मतलब k का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा ऋण 3 और यही ऋण 3 मिलता है हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जिसमें मिला है वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताना है मतलब आपको वहां पर ज्ञात करना पड़ेगा विभेदक, और वहां पर 3 प्रकृति मिलता है, एक जब b छोटा हो 0 से, और एक b बड़ा हो 0 से, और एक b बराबर हो 0 से। अब आप विभेदक निकालेंगे, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रकृति हमको देता है। तो चलिए हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न 9 ये हमको मिला हुआ है वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1, 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पहला काम आपको करना पड़ेगा वर्ग समीकरण जो दिया उसकी तुलना व्यापक समीकरण से करना है। किससे करना है, व्यापक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं हल। वर्ग समीकरण 4x का वर्ग ऋण x धन 1 बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण x का वर्ग ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ये देखिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, abc का मान प्राप्त करना है। तो तुलना जब करेंगे तो a का मान हमको यहाँ से a का मान मिल जाएगा कितना 4, b का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए x का अगर कुछ मतलब एक होता है, चूंकि इन दोनों का चिन्ह असमान है तो आप b बराबर जो मान निकालेंगे उसको चिन्ह से लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, चिन्ह से लिखने में लिख दिया ऋण 1 आया यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 से, और c बराबर हमने प्राप्त कर लिया यहाँ पर से 1। तो हमने abc तीनों का मान प्राप्त कर लिया। अब पहला काम आपको प्राप्त करना है विभेदक। क्या प्राप्त करना है, विभेदक। विभेदक मतलब विक्त कर, और विक्त कर का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac, बस मान रखना b का मान ऋण 1, ये हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग ऋण 4। a का मान हमने क्या प्राप्त किया, देखिए 4, तो गुणा में आ गया 4, और गुणा c का मान को हमने प्राप्त किया कितना 1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा 1, ऋण 4 एकम 4 4 चौक 16 और 16 एकम 16, तो ऋण 16। अब 1 में 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 15। अब ऋण 15 आया तो यहाँ पर से अब आप बता सकते हो, चूंकि b छोटा है 0 से, ऋणात्मक आया मतलब b छोटा है 0 से, तो मूल काल्पनिक और असमान होगा, काल्पनिक और असमान होगा। आपको पूरा का पूरा फार्मूला मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ, तो आप जरूर मेरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आप हर एक फार्मूला के लिए अलग अलग चैप्टर का फार्मूला ना देके सीधा एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर का फार्मूला का वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। ये हर एक फार्मूला इसमें दिया हुआ है, काल्पनिक और असमान होगा। ये देखिए इस तरीके से इसका आंसर आ गया हमारे पास, काल्पनिक और असमान। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। और ये बताइए ये कौन से अध्याय का प्रश्न है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा तभी आप इसको बना पाएंगे, नहीं याद होगा तो देख लीजिए क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अर्धगोले के लिए 3 पाई r का वर्ग। मतलब हमको वहां पर r निकालना है, दिया क्या हमको, व्यास। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मान रख देंगे किसका, व्यास से प्राप्त कर लेंगे किसका, त्रिज्या का। तो चलिए, चूंकि गोले का व्यास ये हमको मिला है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास हम प्राप्त करेंगे क्या, त्रिज्या। और त्रिज्या हमको मिल जाएगा व्यास का आधा मतलब 10 का आधा, और 10 का आधा मतलब क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या हमने r का मान कितना प्राप्त कर लिया, 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सॉरी, ये अर्धगोला है ना, अर्धगोला है, क्योंकि अर्धगोला के ही संपूर्ण पृष्ठ होगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए अब हमको निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है 3 पाई r का वर्ग। बस मान रखिए 3 का 3 रहा, यहाँ पर आप पाई का मान मत रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सीधा मान रख देंगे किसका, r का। तो चलिए r का मान हमने प्राप्त किया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया पाई, और 5 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 5 पंचे 25। तो अब देखिए यहाँ 25 और 3 को कर दिया हम गुना, तो 25 दिया 75 पाई। और चूंकि हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा, वर्ग होता है, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमको 75 पाई वर्ग सेंटीमीटर मिला, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको मैंने 3 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है उन सब का आंसर मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और उनको एग्जाम के लिए हेल्प करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।